वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किंगडम एनिमलिया का क्लासिफिकेशन अर्थात जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये हम लोग देखने वाले हैं कि जंतु जो है, जंतु जगत जो है, इसको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, कितने फाइलम में, कितने संघों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, बताया जाता है बाबू कि जो किंगडम एनिमलिया है इसको कई संघ में क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला जो संघ है बाबू वह क्या है, तो पोरीफेरा है, पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा जो है वह क्या है, तो सीलेंटेरेटा, सीलेंटेरेटा। तीसरा जो फाइलम है वह है टीनोफोरा, टीनोफोरा। चौथा जो फाइलम है वह क्या है बाबू, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस। पांचवा जो फाइलम है वह है एस्केलमिन्थिस। छठा जो है वह है एनेलिडा। सातवां जो है बाबू वह क्या है, तो आर्थ्रोपोडा, सातवां। आठवां जो होगा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद क्या होगा, मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद क्या होगा बाबू, तो हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट होगा कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये 11 फाइलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 फाइलम हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपको क्यों देखना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यदि आपको क्लास 11th या कहेंगे कि किसी मेडिकल के एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ना है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको एनसीईआरटी टोटल कवर करके हम देंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ और सारी जानकारियां जो होगी फाइलम टू फाइलम हम लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले या आपके क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा। अब फाइलम पोरीफेरा जो है, ठीक है, इस पोरीफेरा के बारे में बताया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या बाबू, तो फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अब बताया जाता है बाबू कि जो फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा शब्द जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पोरीफेरा जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और 2 शब्द इसमें कौन कौन सा है, तो 2 शब्द के बारे में बताया जाता है कि पोरीफेरा जो है इसमें 2 शब्द है। ठीक है, पहला जो है वह क्या है बाबू, तो पोर्स, अर्थात मतलब क्या होता है, पोर्स मतलब छिद्र। ठीक है, और छिद्र यहाँ पे हम लिख सकते हैं छिद्र। और दूसरा जो शब्द है वह है फेरॉन, फेरॉन। फेरॉन का मतलब क्या होता है, बॉडी, बॉडी मतलब शरीर। ठीक है, ये हो गया, 2 शब्द हो गया, फेरॉन और शरीर, शरीर, ये हो गया। अब देख बाबू, पोरीफेरा का मतलब कि वे जंतु जिनका शरीर जो है, उन शरीर के ऊपरी सतह पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छिद्र पाए जाने की वजह से इस संघ के जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो एस्पॉन्जेज कहते हैं। ठीक है, एस्पॉन्जेज, इस संघ के जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, एस्पॉन्जेज कहते हैं। ठीक है, एस्पॉन्जेज। बताया जाता है बाबू कि एस्पॉन्जेज जो होते हैं अर्थात संघ पोरीफेरा में लगभग अभी तक कितनी जातियाँ, तो 10,000 जातियाँ ज्ञात की जा चुकी है। ठीक है, 10,000 जातियाँ ज्ञात की जा चुकी है। पोरीफेरा संघ में 10,000 जातियाँ
ज्ञात की जा चुकी है। ठीक है, बताया जाता है बाबू कि अरस्तु ने इन्हें समुद्री वनस्पति माना। ठीक है, अरस्तु जो है, ठीक है, अरस्तु के द्वारा इस पोरीफेरा को क्या कहा गया, तो समुद्री वनस्पति। ठीक है, अर्थात सी प्लांट, सी प्लांट, सी प्लांट्स माने समुद्री पौधे। ठीक है, अब अरस्तु के द्वारा पोरीफेरा संघ के जंतुओं को सी प्लांट का नाम दे दिया गया, अर्थात वनस्पति यानी समुद्री वनस्पति का नाम दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइलम पोरीफेरा जो है इस यह दो शब्दों से मिलकर बन गया, पोर्स और फेरॉन। पोर्स का मतलब हो गया छिद्र और फेरॉन का मतलब बॉडी अर्थात शरीर, अर्थात छिद्रित शरीर वाले। ठीक है, वे जंतु जिनके शरीर के ऊपर बहुत सारे छिद्र, हजारों छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। अब कह रहा है कि पोरीफेरा जो है या संघ पोरीफेरा जो है, फाइलम पोरीफेरा के सदस्य जो होते हैं, इनके शरीर के ऊपरी सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, पोरीफेरा। अब कह रहा है कि इनके शरीर के ऊपरी सतह पर जो छिद्र पाया जाता है, उन सभी छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, शरीर के ऊपरी सतह पर जो छिद्र पाया जाता है वो उन्हें हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्टिया जो है ऑस्टिया जो है, ठीक है ना, अभी ऑस्टिया के बारे में बताया गया। हाँ, ऑस्टिया शरीर के अंदर एक खाली जगह में खुलता है। ठीक है, ऑस्टिया शरीर के अंदर एक खाली जगह में खुलता है, जिस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो स्पॉन्जोसील कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील कहा जाता है, अर्थात इनके बॉडी के अंदर एक खाली जगह पाया जाता है। जैसे खाली जगह को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ये यहाँ से हम लोग ड्रॉ आउट करेंगे, फिगर बनाना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिए। हटाने के बाद यहाँ पे इस बॉडी को अंजाम देने के लिए यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, अब इनके बॉडी के अंदर जो है खाली जगह पाया जाता है। ठीक है, कैसा जगह, खाली जगह। तो ये जो खाली जगह होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यह स्पॉन्जोसील बॉडी से बाहर एक छिद्र के रूप में खुलता है, एक बड़े छिद्र के रूप में खुलता है, जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बाबू, तो ऑस्कुलम कहते हैं। ये हो गया। ये जो बड़ा छिद्र होता है, इस बड़े छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑस्कुलम, ऑस्कुलम कहते हैं। चलिए अब फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है ना, पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा को स्पॉन्जेज के नाम से जाना जाता है। इस समूह में लगभग 10,000 जातियाँ शामिल की गई है। अरस्तु के द्वारा इसको सी प्लांट यानी समुद्री घास कहा गया, समुद्री वनस्पति कहा गया। अब बताया जाता है कि ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र के जल में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र के जल में भी पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है बाबू, तो कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें कोशिकीय स्तर का, ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके अलावा क्या बताया जाता है, तो कोशिकीय स्तर का संगठन पाए जाने के अलावा हमने क्या बताया कि इनके शरीर के ऊपरी सतह पर अनेकों छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्टिया जो है बॉडी के अंदर एक खाली जगह के रूप में खुलता है। ठीक है ना, ऑस्टिया जो है शरीर से अंदर की ओर एक खाली जगह के रूप में खुलता है, ये हो गया ऑस्टिया। ठीक है, और यहाँ पे ये देख रहा है कि कैनाल है। ठीक है ना, क्या है, कैनाल है बाबू, ये आपको दिख रहा है, एक नलिकाकार रचना है, खाली जगह है, जो ऑस्टिया बाहर की ओर ओपन होता है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तो ऑस्टिया, और बेटर समझ में आएगा। ये हो गया ऑस्टिया। ठीक है, और ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम
आपस में मिलकर जो रचना बनाते हैं उस रचना को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो वाटर कैनाल सिस्टम। हिंदी में इसको जल संवहन तंत्र या जल नाल तंत्र कहते हैं, ठीक है, जल नाल तंत्र या जल संवहन तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब बाबू बताया जाता है कि ऑस्कुलम जो है शरीर के ऊपरी सतह पर, अर्थात इनके ऑस्कुलम कह रहे हैं, ऑस्कुलम नहीं, इनके शरीर के ऊपरी सतह पर क्या होता है बाबू, तो अनेक कांटेनुमा रचनाएं पाई जाती है, ठीक है, इनके शरीर के ऊपरी सतह पर ऐसे कांटेनुमा रचनाएं पाई जाती है। स्पिक्यूल्स कहते हैं इसको, स्पाइक भी कह सकते हैं चूँकि कांटा है। ये हो गया स्पाइक अर्थात स्पिक्यूल्स, कांटेनुमा रचनाएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती है, ठीक है। इनके शरीर के अंदर ये जो स्पॉन्जोसील है, ये हो गया, ये वाला हिस्सा, शरीर के आंतरिक सतह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उन कोशिकाओं को क्वेनोसाइट, ठीक है, क्वेनोसाइट कहते हैं, जो सुरक्षा करती है, सुरक्षा करने के बाद भोजन के पाचन में या उत्सर्जन में भी सहायक होती है, ठीक है। अब कह रहा है बाबू कि ये समुद्र के अंदर किसी सतह से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये समुद्र के अंदर किसी सतह से, जैसे ये जो रचना है, ये रचना ऐसे ही हवा मतलब पानी में चलते नहीं रहता है, ठीक है। अब ये कोई सतह होता है और उसी सतह से अर्थात चट्टानीय सतह से ये क्या होता है, तो जुड़ा होता है, ठीक है, ये चट्टानीय सतह से जुड़ा होता है और इसमें पानी वगैरह ऐसे फ्लो करते रहता है, ठीक है। ये पानी वाला हिस्सा हो गया। ये पानी इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये समुद्र के सतह से क्या होते हैं, तो सबस्ट्रेटम के द्वारा अर्थात ये अपने बेस के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या होते हैं बाबू, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ में आ रहा है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ये दो जनन परत के द्वारा बने होते हैं। इनमें एक क्या होता है, एक्टोडर्म होता है और एक इंडोडर्म होता है, इनमें मीजोडर्म जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब का हर्माफ्रोडाइट, अर्थात इनमें नर एवं मादा जनन अंग सेपरेट नहीं होता है, एक ही शरीर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये उभयलिंगी हो गए। इनमें कोशिकीय अंतः कोशिकीय पाचन होता है, ठीक है, अंतः कोशिकीय पाचन मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी इनमें पाचन की क्रिया सेल के अंदर होती है, किसके अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होती है। अब इसमें जनन की क्रिया जो है मुकुलन के द्वारा होती है, ठीक है, जनन की जो क्रिया होती है बाबू वह मुकुलन अर्थात बर्डिंग के द्वारा होती है, ठीक है, बर्डिंग। इनमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अर्थात अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन की क्रिया इनमें बर्डिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होती है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या बताया जाता है बाबू, तो एग्जाम्पल में बताया जाता है साइकॉन, यू एस्पॉन्जिया और एक और होता है एस्पॉन्जिला एटीसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका उदाहरण हो गया, अर्थात फाइलम पोरीफेरा का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फाइलम पोरीफेरा। अब फाइलम पोरीफेरा का वीडियो के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे डाल देते हैं, कि वहाँ से आप इस वीडियो का जो नोट्स है उसको प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो भी मिल गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बाबू इस फाइलम के बाद, तो इस फाइलम को यहीं तक स्टॉप करेंगे हम लोग, फाइलम पोरीफेरा। अब एक बार एक शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए कि फाइलम पोरीफेरा क्या होता है, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में क्या बताया गया है बाबू, कि पोरीफेरा संघ जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे पहले हम बताएं
कि पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है बाबू पोर्स, पहला शब्द पोर्स, और दूसरा शब्द क्या हो गया, फेरॉन। तो पोर्स मतलब हो गया छिद्र और फेरॉन मतलब बॉडी, अर्थात छिद्रित शरीर वाले। ठीक है, अब इस छिद्रित शरीर वाले संघों के सदस्यों को हम लोग स्पॉन्जेज कहें, जिसमें 10,000 जातियाँ शामिल की गई है। और अस्तु ने इनको क्या कहा, तो समुद्री वनस्पति कहा। इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र के खारे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्र के खारे जल में पाए जाते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, इनमें जल संवहन तंत्र होता है। अब बताया गया कि इनके बॉडी के ऊपरी सतह पर जो छिद्र पाया जाता है उसे हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया अंदर की ओर जिस खाली जगह में खुलता है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील बाहर की ओर जिस गेट के रूप में या जिस छिद्र के रूप में खुलता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। अब क्या होता है, तो इनमें ऑस्टिया के माध्यम से जल अंदर प्रवेश करता है, ऑस्टिया के माध्यम से जल अंदर प्रवेश करता है, और ऑस्कुलम से होते हुए ये क्या होता है, तो बाहर निकलता है। ठीक है, ऑस्कुलम से होते हुए जल क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसके वजह से एक चैनल बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। किसके किसके मिलने से, तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम के मिलने से जो तंत्र बनता है उस तंत्र को हम लोग जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस स्पॉन्जोसील के आंतरिक सतह में जो विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसे कोएनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कोएनोसाइट कहते हैं। अब ये जो कोएनोसाइट है ये सुरक्षा भी देती है और भोजन को पकड़ने वगैरह या डाइजेशन करने में भी हेल्प करती है। अब कह रहा है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, अब इनमें जनन की क्रिया जो है बर्डिंग के द्वारा होती है। जनन की क्रिया किसके द्वारा, बर्डिंग के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है इनमें रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब कि अगर किसी कारणवश इनका बॉडी जो है खंडित हो जाए, ठीक है, इनमें एक और घटना होती है जिसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन मतलब दोबारा जन्म ले लेना। अगर किसी कारणवश इनका बॉडी जो है खंडित हो जाए, खंडों में टूट जाए, तो प्रत्येक खंड नए सदस्य के रूप में विकसित हो जाता है। यह किसने बताया था, तो विल्सन ने बताया, विल्सन, शायद विल्सन ने बताया था। ठीक है, तो रीजनरेशन की घटना भी इसमें पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब हमने क्या बताया कि जब इनका शरीर खंडित हो जाता है तो प्रत्येक खंड नए सदस्य के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।